दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट मैनुअली आप किस तरीके से बना पाओगे, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप जब किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर आप जब काम करते हो तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके सारे रिपोर्ट्स को जनरेट कर देता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि वो रिपोर्ट जो आपके बनते हैं वो कैसे बनते हैं और किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास से 11 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अकाउंटेंसी के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने सैलरी को हाइक करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें बेसिक से लेकर के अकाउंट्स फाइनलाइजेशन और जितने भी तरह के इसमें रिटर्न्स होते हैं, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, ITR 1 और ITR 4 के प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से तैयार करना होता है, ये आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा। और ड्यूरिंग द क्लास आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं और आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे इस साइट को विजिट कर सकते हैं और सिलेबस की पूरी जानकारी आप वहां पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टैली प्राइम का ये जो रिपोर्ट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कैसे क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे बैलेंस शीट तो बना हुआ है। और दूसरा अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं तो ये भी हमारा यहाँ पर बना हुआ है। और आप जो भी रिपोर्ट्स देखें, किसी का आप लेजर देखें या फिर ट्रायल बैलेंस देखें, ये आपका सब कुछ ऑटोमेटिक के बना देता है। हमें किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सिर्फ 2 ही काम करने होते हैं मोटे तौर पे। एक तो पहला काम ये है कि आपको मास्टर को क्रिएट करना है, चाहे वो आपका लेजर हो चाहे वो आपका ग्रुप्स हो। फिर दूसरा जो उसके अगेंस्ट में जो भी आप का जो वॉचर एंट्री होता है, जो भी लेन देन होते हैं, हम लोग इसके भाषा में वॉचर एंट्री करते हैं, वो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे या फिर टैली प्राइम पे आपको करना होता है। तो उसी से आपका सारा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर मैनुअल इसे जो बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपका बैलेंस शीट से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी रिपोर्ट कैसे बनता है और जो भी एंट्री हम लोग ले रहे हैं उसका इफेक्ट फाइनली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पड़ने वाला है, ट्रेडिंग में, PNL में या फिर बैलेंस शीट में। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा यहाँ एक्सेल पे। आप यहाँ पर देखोगे जो रिपोर्ट्स आपका जो जनरेट होता है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री को पास करते हैं। उसके बाद जर्नल से ही बनाया जाता है आपका लेजर, करेक्ट है। तो आप जो भी डे वाइज परचेज हो, सेल हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, कुछ भी हो, जो आप जर्नल एंट्री पास करते हो, इसी से आपका क्या बनता है, आपका लेजर बनता है। और लेजर में आपका क्या निकलता है, या तो किसी का डेबिट बैलेंस निकलेगा या फिर आपका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। और लेजरिंग करने के बाद जो भी इसका बैलेंस निकलेगा यही उठ के आपका कहाँ चला जाता है, आपके ट्रायल बैलेंस पे। यानी पहला काम हो गया जर्नल का, उसके बाद उसी से बनेगा लेजर और इसी से आपका तैयार होगा ट्रायल बैलेंस। और आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस में आपका 2 ही कॉलम होता है और उसमें सबका क्लोजिंग बैलेंस पहुंचता है ना। अब वो कहाँ से पहुंचेगा, आपका लेजर से पहुंचेगा। फिर उसी के बेस पे, किसके बेस पे भाई, ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही जो भी उसका DR CR है उसमें मिक्स आइटम होते हैं, जिसमें कि आपके 4 चीज़ें होते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसी से आपका तैयार होता है फाइनली आपका फाइनल अकाउंट, जिसे हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं, जिसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आप अगर टैक्स ऑडिट में आते हैं तो आपके लिए भी ये स्टेटमेंट तैयार करना कंपलसरी हो जाता है। जब तक आप ये रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप साल में कितना कमाते हो, कितना कमाते हो, करेक्ट है। तो फाइनल अकाउंट को बनाना मैंडेटरी है। फाइनल अकाउंट के अंतर्गत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका क्या है, ट्रेडिंग है, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और उसके बाद आपका बैलेंस शीट है। तो ये सारे रिपोर्ट आप के जो मेन सोर्स होते हैं वो जर्नल से शुरू होते हैं और आके बैलेंस शीट में आकर के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारा आपका सिस्टमेटिक तरीके से तैयार होता है। तो अगर आप इसे
पूरी तरीके से जान लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है, इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी सपोर्ट होती है। और साथ साथ जब आप कहीं पर काम करते हो तो कहीं पर भी कोई अगर गलती से भी गलती हो जाए तो आप उसे पकड़ भी लेते हो। करेक्ट है। तो अब हम लोग ये जानेंगे इसे बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा है ट्रायल बैलेंस। आपको जैसे पता है कि फाइनली हमें क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो ये जो आया है कहाँ से आया है, ये आपका लेजर से आया। करेक्ट है। तो ये हमारा होता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस का डी आर और सी आर वो क्या होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अब जैसे कि अब यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर जितने भी जो आइटम होते हैं इसी को हमें कहाँ बैठाना होता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर आपका बैलेंस शीट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम बोले तो उसमें आपका दोनों चीज़ इंक्लूड रहता है। ऊपर का हिस्सा आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और नीचे का जो फॉर्मेट जो होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। ठीक है। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस किससे बनता है भाई, अभी मैंने जस्ट कहा लेजर से बनता है। करेक्ट है। अब इसे समझने के लिए एक चीज़ को ध्यान में रखिए, मोटी मोटी बातें, तो आपसे गलती भी नहीं होगी। वो क्या कि एक्सपेंस प्लस एसेट्स का हमेशा आपका जो बैलेंस निकलेगा वो डेबिट बैलेंस ही निकलेगा। जब डेबिट निकलेगा तो वो कहाँ दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के डीआर में दिखेगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई एक्सपेंस है या कोई एसेट्स है तो वो आपको ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में दिखेगा। दूसरा क्या है कि इनकम प्लस लायबिलिटी अगर है उसका लेजर बना है तो उसका क्या निकलेगा, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। और जब क्रेडिट बैलेंस निकलेगा तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखेगा, आपके सी आर साइड में। करेक्ट है ना। ये मोटी बात हमने आपको ये बताया कि इससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा कि कोई भी आइटम को पहचानने में प्लस उसे बैठाने में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट जो बनता है उसके फॉर्मेट के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो ऊपर का हिस्सा जो होता है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपका कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। तो आपका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आपका ट्रेडिंग का होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। दोनों का सिस्टम वही है। ये वाला कॉलम आपका डीआर कहलाएगा और ये वाला कॉलम आपका सीआर कहलाएगा। सबसे ऊपर में जो जाता है वो आपका ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे आपका जितने भी तरह का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका एंट्री आपको ट्रेडिंग के डीआर साइड में करना होता है। और आपको पता है कि आपका जो एक्सपेंस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंसेस है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो क्या रिप्लाई करोगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जो कि रिलेटेड टू परचेज हो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो या रिलेटेड टू फैक्ट्री हो, यानी कि जिसका ऐसा खर्चा जो कि माल को तैयार होने पे या माल के क्रय पर किया गया है वो सारा खर्चा आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। जब डायरेक्ट होगा तो इसके एंट्री आप कहाँ करोगे, ट्रेडिंग के डीआर साइड में। लेकिन याद रखना ओपनिंग स्टॉक के नीचे करना है, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही, तो उसका स्पेस आपको छोड़ देना है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के सीआर में। अब इसमें क्या जाएगा, हर तरह का डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं, डायरेक्ट इनकम जो कंपनी के कमाने का मेन सोर्स होता है। जैसे कोई माल सेल करता है तो सेल उसके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम। लेकिन माल बेचने के अलावा अगर उसे कहीं पर कोई कमीशन मिल गया, बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया हुआ था उस पर उसे कुछ कमाई हो जाती है, तो उसका मेन सोर्स नहीं हुआ ना, वो कमाने का इनकम का दूसरा जरिया हो गया, तो हम लोग उसे क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन जो मेन सोर्स होगा डायरेक्ट इनकम वो ट्रेडिंग के सीआर में जाएगा। बाकी सीधी सी बात है, जब माल सेल होता है तो कभी कभी सेल से रिटर्न भी होता है, तो वो कहाँ से घटेगा, सेल से घटेगा तभी तो नेट सेल आएगा। बाकी इसका क्लोजिंग स्टॉक, जब ये हमारा ट्रेडिंग का सारा आइटम हम लोग पुटअप कर लेते हैं तो फाइनली इससे क्या निकलता, आपसे पूछेगा तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो अब इसके बाद क्या होता है, ऊपर का काम तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम का हो गया। अब बचा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ भी डीआर है, यहाँ भी सीआर है। तो यहाँ जो है पीएनएल के डीआर में जो आपका एक्सपेंस बच गया, कौन सा बचा, यानी कि डायरेक्ट को छोड़ दो, इनडायरेक्ट को पकड़ लो, वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एंट्री आप कहाँ करोगे, पीएनएल के डीआर में। और जो आपका इनकम होगा
यानी कि जो मेन सोर्स के अलावा यानी डायरेक्ट इनकम के अलावा जो उसके अलावा अगर आपके कंपनी को या आपको जो इनकम होता है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा बता भी दीजिए, डिफाइन भी कर दीजिए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि ऑफिस में किया गया हो, मार्केटिंग पे किया गया हो, एडवर्टाइजमेंट पे किया गया हो, सेल पे किया गया हो, लीगल पे किया गया हो, एडमिनिस्ट्रेशन पे किया गया हो, यानी परचेज के अलावा, यानी रिलेटेड टू परचेज नहीं है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो वो सब कहाँ चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इसकी एंट्री कहाँ करोगे, पेनल के डीआर में। करेक्ट है ना। तो आप कहीं भी कोई भी आइटम को पुटअप कर सकते हो, इसका कोई जगह फिक्स नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो भाई देखो, बैलेंस शीट में DRCR का कॉलम नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो कह देना कि बैलेंस शीट में DRCR का कॉलम नहीं होता है। तो क्या होता है बाबू, तो सर इसमें लायबिलिटी का एक तरफ कॉलम होता है और दूसरी तरफ एसेट्स का कॉलम होता है, यानी कैपिटल एंड लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। अब कंपनी के ऊपर जितने भी तरह का लायबिलिटी होगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और कंपनी के पास जितने भी तरह का एसेट्स होगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे और जब बैलेंस शीट को फाइनलाइज करेंगे तो ये आपका दोनों कॉलम आपका इक्वल होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट है और ये एंट्री की बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसे बनाना कैसे है, बनाना कैसे है। देखो अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में। हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग बनाएंगे। अब ये जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक है, आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक का जगह फिक्स है और वो आपका कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब आप ऊपर आओगे तो देखो यहाँ पर इसका जगह आपका फिक्स रहता है। तो ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक जो कि हमने यहाँ पर इसे पुटअप कर दिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे दूसरा वाला, ये देखो आपका जो दूसरा कैपिटल है और कैपिटल CR में है। और मैंने क्या बताया, CR में या तो लायबिलिटी होगा या फिर आपका इनकम होगा। और कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, क्या है, कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। तो 21,000 कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जब यहाँ आओगे तो आपको यहाँ बैठाना, देखो कैपिटल कहाँ बैठाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और आपको ध्यान ये रखना है कि इसे आपको मेन कॉलम में यहाँ नहीं बैठा देना, ठीक है, आपको पहले इसे बाहर ही रखना है। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में अगर कुछ लॉस होगा या बिजनेस में जो भी इनकम होगा वो कौन सहेगा, कैपिटल ना। यानी कैपिटल बोले तो कंपनी का प्रोप्राइटर, कंपनी का फाउंडर, वही कैपिटल क्या करेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस होगा तो अपने वो कैपिटल से उसे लेस भी करेगा। इसलिए इसको मेन कॉलम में ना लिख करके यहाँ पर लिखना है। चलिए अब उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे में, परचेज। अब ये परचेज क्या है, परचेज हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कहाँ लेके जाएंगे, इसे हम लोग सीधा लेके जाएंगे। आया देखो परचेज, रिटर्न इनवर्ड। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि रिटर्न इनवर्ड क्या है भाई, परचेज रिटर्न है या फिर सेल्स रिटर्न है। याद रखिएगा जब परचेज आपका DR में है तो परचेज रिटर्न आपका कहाँ रहेगा, बोलोगे CR में, क्योंकि जस्ट उल्टा होगा ना। तो ये रिटर्न कौन सा है, ये रिटर्न आपका सेल से रिटर्न है, क्योंकि सेल रहेगा CR में, ठीक है, और सेल से रिटर्न कहाँ रहेगा, DR में। तो इसका माने ये जो रिटर्न इनवर्ड है ये आपका सेल से रिटर्न है, इसका माने ये सेल से घट जाएगा। ये देखो आपका 320 रुपया घट रहा है ना सेल से, तो आपको इस तरीके से इसका एंट्री ले लेना है। उसके बाद आते हैं देखो 360 रुपया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस निकलेगा और परचेज रिटर्न क्योंकि उसका उल्टा एंट्री होता है तो इसका क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस। तभी तो ये ट्रायल बैलेंस के CR में है। तो 360 रुपया आपको इसे लेस कर देना है, जो यहाँ लेस करके आएगा वो फिगर आपको यहाँ पे बैठा देना है। अब उसके बाद देखो आगे सेल कितना, 30,480। तो 30,480 यहाँ पर आपका है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर है। तो इसमें से जो घटा 30,160 रुपया आपका आ गया। अब आगे इसी तरीके से बढ़ो, कैरेज ऑन परचेज, भाड़ा है लेकिन क्रय पे भाड़ा है। अब खर्चा दो तरह का है, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। तो ये कौन सा खर्चा कहलाएगा, आप सीधा बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट है। करेक्ट है कि नहीं, तो जब डायरेक्ट है तो यहाँ बैठाओ ना भाई, कैरेज ऑन परचेज, यहाँ बैठा दिया 1120 रुपया। उसी तरीके से कैरेज ऑन सेल है,
अब देखो ये सेल पे हमने भाड़ा दिया है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में, करेक्ट है कि नहीं। उसके आगे आओ, अब देखो ड्राइंग्स है। अब ये ड्राइंग्स क्या है भाई, अब आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स कोई एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग्स किसे कहते हैं, जब कोई कंपनी का मालिक अपने ही व्यक्तिगत खर्चे के लिए कंपनी से पैसा निकाल लेगा, या कंपनी से कोई एसेट्स को यूज़ कर लेगा, या फिर कंपनी से कोई सामान लेके चला जाएगा, बैंक से निकाल लेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स को हम कहाँ पे दिखाते हैं, कहाँ पे उसको शो करेंगे, उसे कैपिटल से लेस करेंगे, क्योंकि ये मालिक का पर्सनल खर्चा है। ये जब पर्सनल खर्चा होगा तो फिर हम इसे एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते। तो सिंपल सी बात है, अब हम क्या करेंगे, कैपिटल से उसे लेस कर देंगे। और आपको पता है कैपिटल कहाँ है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये देखो लेस ड्राइंग्स करोगे और यहाँ जो 3200 रुपया उसे घटा दोगे तो घट के कितना आया, 17,800 रुपया। अभी भी यहाँ हमने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी प्रॉफिट बाकी है। और आगे चलते हैं, रेंट देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ 1440 रुपया। बाकी ये तो क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल वे में आप जहाँ भी काम करोगे आपको पता रहेगा कि भाई ये फैक्ट्री का रेंट है, या ऑफिस का रेंट है, गोडाउन का रेंट है, जहाँ का रहेगा आप उसे पकड़ लेना, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये मेरा ऑफिस का रेंट है, तो हम कहाँ इसको दिखाएंगे, पीएनएल के डीआर में। आओ जी भाई, पीएनएल के डीआर देखो, रेंट है, हाँ जी है, कितना है, 1440 रुपया। तो ठीक है, चलिए अब उसके आगे क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। ये भी आपका क्या रिलेटेड टू परचेज नहीं है, साधारण खर्चा है तो ऑफिस का ही होगा। ये भी कहाँ चला जाएगा, ये देखो यहाँ पर आ गया 1200 रुपया पीएनएल के डीआर में। उसी तरीके से अब देखो कमीशन है, लेकिन डीआर में नहीं है, कहाँ है, सीआर में है। इसका माने ये मेरे लिए इनकम हो गया। तो कौन सा इनकम है, डायरेक्ट ना, डायरेक्ट तो हमारा भाई सेल है ना। ये क्या हो जाएगा उसके अलावा, इनडायरेक्ट। तो 1600 रुपया आपका कहाँ आ जाएगा, ये देखो इधर आ गया, हाँ जी सर इधर आ गया, आपको इधर बैठा लेना है। और आगे चलिए इसी तरीके से बैठाते जाइए और अपने टमटम को आगे बढ़ाते जाइए। अब आइए बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या होता है, बोलोगे सर मेरा संपत्ति है। जब आपका संपत्ति है तो उसे कहाँ बैठाओगे, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बैठाएंगे। बैंक बैलेंस 2400 रुपया, ये देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में आइएगा और यहाँ पर बैंक बैलेंस आपको एसेट्स वाले कॉलम में बैठा देना है, 2400 रुपया। उसी तरीके से आपका कैश है, ये भी मेरा क्या है, एसेट्स है, ये देखो कैश यहाँ पर बैठा लिया। उसी तरीके से आपका यहाँ पर एक लोन है, लेकिन देखिए लोन हमने दिया नहीं है बल्कि लोन लिया है। अब कैसे हमने पकड़ा, यहाँ पर पकड़ा ना सर, देखिए 12,000 रुपये सीआर साइड में दिया, डीआर में नहीं है। अगर सिर्फ आपको उलझाने के लिए दे देता लोन और यहाँ पर दे देता 12,000 डेबिट, तो इसका माने क्या हुआ, लोन हमने लिया नहीं है बल्कि लोन दिया है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इस लेजर को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैनुअली आप इसे पढ़ोगे, इसे आप बनाओगे। इसीलिए मैंने कहा ना, अगर आपको अकाउंट्स में महारत हासिल करना है, अकाउंटेंसी में अगर आपको मास्टर बनना है, तो वो जो हमारा जो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पर आपने लोन लिया है तो इसका माने ये क्या हो गया, आपके ऊपर लायबिलिटी। जब लायबिलिटी हो गया तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये देखो आप लोन यहाँ पे दिखाओगे, क्या दिखाओगे, लोन यहाँ पे दिखाओगे 12,000 रुपया। अब आगे देखो 8,000 रुपये का सन्ड्री डेटर है, क्या है, और वो डेबिट साइड में है। और डेटर्स का माने क्या होता है, मेरा उधारी कस्टमर, यानी हमने जिस व्यक्ति को, जिस फर्म को उधार में माल या सर्विस दिया है वही व्यक्ति हमारा क्या कहलाता है, डेटर। और ये मेरा संपत्ति है, कौन सा संपत्ति है, करंट एसेट्स। एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट्स। तो सन्ड्री डेटर्स आपका क्या है, चलता फिरता आपका संपत्ति है, क्योंकि वो आज न कल वो आपको पैसा लाके देगा। ये आपका करंट एसेट्स होता है। अरे भैया कोई भी एसेट्स हो जाएगा कहाँ, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, काम खत्म हो गया। उसी तरीके से देखो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लेकिन ये सीआर में। अब ये क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कंपनी जिससे हमने उधार में माल या सर्विस को खरीदा है, तो हमें आज न कल उसे क्या देना, पैसा चुकता करना है, वो मेरा महाजन है। तो ये हम पर क्या चढ़ गया, लायबिलिटी, कर्जा। जब कर्जा हो गया तो इसका चर्चा कहाँ होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज का माने क्या होगा, अलग अलग नेचर का हमारे ऊपर लायबिलिटी होगा, तो हमें आज न कल चुकता करना है। तो यही तो दिखाना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि मेरे ऊपर कितना लायबिलिटी है और मेरे पास कितना एसेट्स है।
करेक्ट है। चलिए अब जैसे यहाँ पर देखो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या है, बोलोगे सर मेरा संपत्ति है, तो कौन सा संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट्स। मशीन भी फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट्स, ये तीनों का तीनों क्या मेरा संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट्स। तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये देखो बिल्डिंग पे आ गया, मशीन पे आ गया, फर्नीचर पे आ गया, हाँ जी सर आ गया। अब उसके बाद आओ देखो डिप्रिसिएशन। अब ये क्या डिप्रिसिएशन, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपके पास कोई फिक्स्ड नेचर का संपत्ति है, मेरे पास है ना बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये फिक्स्ड नेचर का है, तो गवर्नमेंट कहती है भैया इसको यूज कर रहे हो तो यह क्या हमेशा नया रहेगा क्या, तो नहीं सर नया तो नहीं रहेगा, आदमी के एज में भी गिरावट आती है ना, वो धीरे धीरे वो भी उसमें डिप्रिसिएशन लगता है, परलोक सिधार जाता है, करेक्ट है। तो उसी तरीके से समान संपत्ति भी है ना बाबा, तो इसमें क्या लगेगा, आपका मूल्य को, वैल्यू को कम करना है, उसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास। तो इसका रूल ये बोलता है कि जो भी आपका फिक्स्ड नेचर का संपत्ति है, आपको इनकम टैक्स एक्ट में इसका परसेंटेज बताया गया है कि आपको हर साल मार्च क्लोजिंग में आपका बिल्डिंग पे कितना परसेंट, मशीन पे कितना परसेंट और फर्नीचर पे कितना परसेंट आपको इसके वैल्यू को कम करना। अब बताओ हमारा बिल्डिंग का वैल्यू था अभी 16,000, अब ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो बोलोगे मुझे लॉस हुआ कि गेन हुआ, तो सीधा बोलोगे सर हमें तो लॉस हो गया। हाँ लॉस हुआ, लेकिन कौन से रूप में लॉस हुआ, डिप्रिसिएशन के रूप में। और डिप्रिसिएशन जो लॉस जो होता है ये आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। जब लॉस हो गया तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल के डीआर में। कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल के डीआर में। ये देखो हम लोग पीएनएल में आएंगे और नीचे देखो यहीं पर आपको दिख गया डिप्रिसिएशन, हाँ सर दिख गया है ना 1600 रुपया, तो आपको इसे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये इंटरेस्ट, ये भी कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के डीआर में। ये देखिए उसी के नीचे आपका इंटरेस्ट है। अब उसके आगे आइए, डिस्काउंट अलाउ, हमने किसी को छोड़ दिया 80%। कभी कभी क्या होता है, हम जिसको माल सेल करते हैं, पैसा हमें जल्दी लेना होता है या पैसा कुछ रह जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, जा भाई तेरे को माफ़ किया। जब माफ़ किया तो इसका माने मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा खून सूखा ना भाई, खून सूखा तो मेरे को लॉस हो गया ना, क्योंकि वो उतना पैसा नहीं आएगा, हमने डिस्काउंट को अलाउ कर दिया। ठीक है जाओ भाई जाके आप पान बड़ी खाओ जाएगा, टेंशन नहीं है। तो 80 रुपये का नुकसान हो गया, जब 80 रुपये नुकसान हो गया तो कहाँ जाएगा, वही आपका पीएनएल के डीआर में। अब हॉर्स एंड कार्ट्स है। अब देखिए ये पुराने ज़माने का हो सकता है, हम किसी का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उसके पास क्या है, घोड़ा है और उसके बाद उसका टमटम भी है, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लाइव स्टॉक कहलाता है। लाइव स्टॉक यानी कि आपका एसेट्स हो गया। तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देखो यहाँ पर आपको बैठा देना है। उसके बाद अब आगे देखोगे सैलरी। अब यानी कि हम अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो ये तो हमारे लिए खर्चा हो गया। तो कौन सा खर्चा हो गया, क्या ये रिलेटेड टू परचेज है, नहीं नहीं, ये तो मेरे बैक ऑफिस के लिए है ना। तो जो भी आदमी काम कर रहे हैं हमारे ऑफिस में, हम उसे सैलरी देते हैं। जब सैलरी देते हैं तो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसका मानिए कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के डीआर में। सर मजदूरी भी तो है, तो मजदूरी क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। आप बोलोगे ऐसा ना इंसाफी क्यों, किसी को डायरेक्ट में किसी को इनडायरेक्ट में, तो वेजेस क्या होता है, मजदूरी, और मजदूर को मजदूरी दिया जाता है। और मजदूर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में, जो माल को तैयार करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो मजदूर होते हैं वो माल के प्रोडक्शन के ऊपर उनको मजदूरी दिया जाता है। तो क्या हो गया, ये रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, रिलेटेड टू फैक्ट्री, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसलिए इसे माना जाता है डायरेक्ट और सैलरी को माना जाता है इनडायरेक्ट। तो आपको चले आना है कहाँ, सीधा ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। तो देखो जो मजदूरी होगा वो डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग के डीआर में चला जाएगा, और जो सैलरी होगा वो इनडायरेक्ट होगा, वो पीएनएल के डीआर में आ जाएगा। बात खत्म हो गई, नहीं सर अभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक भी है। अगर माल हमारा कुछ बच जाता है तो उसे कहाँ दिखाओगे, उसे दो जगह दिखाना है, एक ट्रेडिंग के सीआर में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, इसका इफेक्ट ऑलवेज आपका दो जगह पड़ेगा, और एक हो गया आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि मेरा संपत्ति है ना भाई। हो गया, जब इतना काम हमारा जब हो गया, अब फाइनली हमारा काम क्या रहता है, जोड़ घटाव का।
अब हमें ये देखना है कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना गंवा रहे हैं। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो पहले हम ये देखेंगे हमारा डी और कॉलम बड़ा है या सी और कॉलम बड़ा है। जब हम लोग चेक करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 38,040 रुपया का टोटल जोड़ आ रहा है। इसका माने ये कॉलम हमारा बड़ा है और यानी कि हमारा जो इनकम है वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कम है। जब हम इसे घटा देते हैं 38,040 में से ये पूरे घटाते हैं तो हमारा यहाँ पर निकल जाता 17,280 रुपया। ठीक है, ये क्या कहलाया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में आपका पीएनएल के सीआर में आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कॉलम छोटा या कौन कॉलम बड़ा है। यहाँ भी देखते हैं हमारा सीआर कॉलम बड़ा है, 18,880 रुपया का है। बाकी जो भी एक्सपेंस है हम लोग सारे एक्सपेंस को उसमें घटा देते हैं तो नेट प्रॉफिट कितना निकला, 10,320 रुपया। तो ये कौन लेगा, मालिक लेगा। तो इसका माने मालिक का जितना भी पहले का कैपिटल है, व्हाइट मनी है, वो तो बढ़ जाएगा ना। तो वो क्या करेगा, 10,320 रुपये को अपने कैपिटल में लाके जोड़ देगा। देखो यहाँ पर जोड़ा, हाँ जी जोड़ा। अब जब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जब उसे जोड़ेगा तो यहाँ पर इसका ऑटोमेटिक देखो 46,280 क्या होगा, उसका इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है मैनुअली, वो ऐसे ही तैयार होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से ये सीख लिया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनुअली किस तरीके से तैयार किया जाता है और किसी भी एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे गिरता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।